Bismillahirrahmanirrahim. In this part of discussion, we will estimate arch model and then four different gauge models. Simple gauge, and number two, gauge and mean, and number three, threshold gauge, and number four, E gauge. तो सबसे पहले arch model के लिए, as you know, the pre-test, whether the data qualifies for the testing of for the estimation of arch or gauge. तो सबसे पहला जो स्टेप होता है हम सबसे पहले उसकी वोलेटिलिटी चेक करते हैं। तो ये मेरे पास डाटा है जो हम यूज कर रहे हैं। बेसिकली इट इज स्टॉक मार्केट रिटर्न। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डाटा है जो डेली डाटा है स्टार्टिंग फ्रॉम 2 जनवरी 2020 से लेकर ये नीचे 2 दिसंबर 2021। ये PSX का डाटा है, तो इसको मैंने यहाँ पे इसकी ई व्यूज की फाइल बना ली। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हम इसकी वोलेटिलिटी को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल व्यू ग्राफ के बाद ये इसको देखते हैं कि वेदर देयर इज अ ट्रेंड और नॉट। तो देयर इज वोलेटिलिटी। तो पहला स्टेप तो ये है कि देयर मस्ट बी नॉन स्टेशनरिटी इन द सीरीज। तो स्टेशनरिटी को हम कैसे चेक करते हैं? देयर आर टू वेज। सबसे पहले तो कोरेलोग्राम और इसका एट लेवल। ओके, तो हम देखते हैं कि ये जो स्पाइक्स हैं, जो कोरेलोग्राम की स्पाइक्स हैं, दे आर ग्रेजुअली डाइंग डाउन, दे आर ग्रेजुअली डिक्लाइनिंग, विच इज अगेन एन इंडिकेटर ऑफ नॉन स्टेशनरिटी। अब इसको अगर मैं एक और टेस्ट जिसको हम यूनिट रूट टेस्ट कहते हैं, यूनिट रूट टेस्ट से भी चेक करते हैं कि ये कंफर्म। यस, ये देखें, इसका जो नल हाइपोथेसिस है वो ये है कि जो हमारी फाइनेंशियल टाइम सीरीज है, जो PSX है, इट हैज यूनिट रूट का मतलब इट इज नॉन स्टेशनरी। तो ये नल हाइपोथेसिस यहाँ पे रिजेक्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि यूनिट रूट है और नॉन स्टेशनरी सीरीज मौजूद है। लेकिन अगर आप इसको व्यू और इसी यूनिट रूट टेस्ट में हम इसको स्टेशनराइज करें फर्स्ट डिफरेंस के ऊपर, ओके, तो नाउ इट इज सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट डिफरेंस लेने के बाद ये जो है स्टेशनरी हो जाती है। अब इसका अरीमा हमने ये तो फर्स्ट डिफरेंस ले लिया, तो इसका मतलब ये है कि अरीमा ही होगा। तो अरीमा के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम वही कोरेलोग्राम में फर्स्ट डिफरेंस के ऊपर इसको चेक करते हैं कि हाउ मेनी स्पाइक्स आर कमिंग आउट ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो 1 जो है दे आर कमिंग आउट। और भी हैं, बट इन ऑर्डर टू कीप आवर मॉडल सिंपल, हम क्योंकि हमने एक लिमिटेड टाइम के अंदर ये सारे मॉडल टेस्ट करने हैं, तो वी एज्यूम दैट अरीमा 111 is a good model or a best model. So assuming this, we go for the estimation। और यहाँ पे ये पहली इक्वेशन जिसमें मैंने ये एस्टिमेट, ये इसका फर्स्ट डिफरेंस लिया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे इसको ये PSX ये AR1, अगर उसी डिपेंडेंट वेरिएबल का 1 पीरियड लैग लेते हैं तो ये ऑटो रिग्रेसिव कम होती है। इसकी बजाय आप इसको AR1 और MA1 भी आप लिख सकते हैं। तो दिस इज अरीमा 111, 1 फॉर AR, 1 फॉर फर्स्ट डिफरेंस एंड 1 फॉर MA। इसको जब हम एस्टिमेट करते हैं तो दिस इज आवर आर्च मॉडल बेस्ड ऑन द बेस्ट अरीमा 111 मॉडल। ठीक हो गया, इसको हम वी कैन सेव इट। आप इसी को ही ये हमारा ये मॉडल है। उसके बाद हम ये इक्वेशन 2 पे सेकंड, ये मैंने इक्वेशन 1 2 3 के नाम से सेव की हुई है। इट इज द सेम डाटा। इसको मैंने कैसे एस्टिमेट किया? नाउ दिस इज गार्च मॉडल। अब इसमें गार्च मॉडल कैसे है, इसको भी मैं इसका ऑर्डर वही रखूंगा। तो AR1, MA1 and this time it is Garch model. How do we know this is Garch model? अगर आप ये जो पिछला मॉडल हमने एस्टिमेट किया है, अच्छा ये अभी एस्टिमेट ये इसमें क्योंकि आर्च में हमने 1 लिखा हुआ है और गार्च में 1 लिखा हुआ है। द प्रीवियस मॉडल विच वी एस्टिमेटेड, वहां पे हमने गार्च की जगह 0 लिखा हुआ था, विच मीन
देयर इज नो गार्च टर्म। तो इसको जब हमने एस्टिमेट किया तो ये हमारा जो है दिस इज गार्च 1 सिंपल मॉडल। ये इसके अंदर ये आर्च टर्म है जो रेजिजुअल विद लैग 1 स्क्वायर है, ये गार्च एच टी लैग 1 t-1 है। ये यानी अगर हम मॉडल में देखें तो बेसिकली व्हाट वी आर एस्टिमेटिंग, ये हमारा ये दिस इज आर्च और ये हमारा ये गार्च मॉडल, ये नीचे ये इसे आप फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं एंड ये दिस इज आर्च एंड ये दिस इज आर्च मॉडल। हमने इसमें से सिर्फ 2 टर्म्स इसमें इंक्लूड किए हैं, जिसका मतलब है b1 ut-1 स्क्वायर यानी 1 पीरियड लैग एंड 2 पीरियड लैग स्क्वायर। इसमें सिर्फ इनोवेटिव टर्म्स या इंफॉर्मेशन टर्म्स जो इंक्लूड होती हैं। लेकिन गार्च मॉडल के अंदर जब हम गार्च एस्टिमेट करते हैं तो इसके अंदर ये वेरिएंस इक्वेशन, जिसके अंदर ये मैंने बताया कि ये वेरिएंस टर्म है जो पहली जो है, ये बहुत सारी है यानी k टाइप k तक हैं, लेकिन हमने सिर्फ एक, क्योंकि गार्च 1 मैंने चूज किया है तो सिर्फ एक टर्म होगी, ये नीचे लिखा हुआ है ht-1 तक, और दूसरी मैंने आर्च की भी एक टर्म यूज किया है। तो इसमें ये अगर आपको इक्वेशन लिखनी पड़े तो दिस इज हाउ यू कैन राइट द इक्वेशन गार्च 1 ठीक हो गया। अब इसके बाकी जो टेस्ट है उसको पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद तो ये हमारा इक्वेशन 2 इज सिंपल गार्च। नाउ गोइंग टू इक्वेशन नंबर 3। Now this time when you want to estimate the Garch in mean, Garch in mean estimation कैसे होती है, ये हमने इसको भी इसी तरह MA1 moving average 1 AR1, this is again based on FEMA 111। अब जब आपने गार्च इन मीन यानी आपने एच टी टर्म को यानी गार्च जो कंडीशनल वेरिएंस है उसको मीन इक्वेशन में रखना चाह रहे हैं, व्हाई डू यू वांट टू चेक इट, व्हाई डू यू वांट टू एस्टिमेट इट, बिकॉज वी वांट टू फॉलो द पोर्टफोलियो थ्योरी, द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, wherein the risk is on one side and the return is on the other side। तो रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप के लिए हमें यहाँ पे ये जो आर्च एम लिखा हुआ ये है जो मैंने बताया कि एच टी या एच टी स्क्वायर रूट, ये तीनों यहाँ पे, या लॉग ऑफ द वेरिएंस यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन अज्यूमिंग दैट द स्टैंडर्ड डिविएशन इज द बेस्ट मेजर ऑफ द रिस्क, तो मैंने यहाँ पे ये इसके अंदर ये शामिल कर दिया। बाकी उसी तरह 1 गार्च M11 जब मैं इसको एस्टिमेट करता हूँ तो मुझे ये रिस्क रिटर्न कैसे पता चल रहा है, यहाँ से इफ द क्वेश्चन इज राइट द क्वेश्चन, तो ये जो लिखा हुआ है एट द रेट ऑफ स्क्वायर रूट गार्च, दिस इज एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ DHT। ये जो मैंने यहाँ आपको दिखाया गार्च इन मीन, ये दिस इज गार्च मीन, ये तो दिस इज हाउ यू विल राइट द जनरल इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे ये XT लिखा हुआ है, हमने मूविंग एवरेज टर्म और ऑटो रिग्रेसिव टर्म इंक्लूड की हैं, तो इसकी बजाय हमने ऑटो रिग्रेसिव और मूविंग एवरेज, तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये हमने ये स्क्वायर रूट हमने ये किया है। अब ये जो थीटा है, थीटा इसमें कौन सी वैल्यू है, थीटा इसमें ये -0.122 जो है, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ द गार्च लिखा हुआ है ये माइनस है और ये सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये बात समझें, बिकॉज़ दिस मे बी आस्क्ड एनीवेयर इन द एग्जाम। अगर ये सिग्निफिकेंट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट इन दी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एज एन अल्टरनेटिव टू दी अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज इज नॉट गुड ऑप्शन। यानी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कंप्लीटली हेज्ड नहीं है अगेंस्ट द रिस्क। इसका मतलब है यू शुड गो फॉर दी अदर अल्टरनेटिव जो बेस्ट हेजिंग के तौर पर यूज हो सकते हैं। तो बेसिकली ये आपको एक हेजिंग अगेंस्ट द रिस्क एक इंफॉर्मेशन देता है। इफ इट वर सिग्निफिकेंट तो फिर हम कहते हैं कि हाँ, इट प्रोवाइड्स हेजिंग अगेंस्ट द रिस्क ऑफ फॉलिंग द वैल्यू ऑफ योर एसेट्स।
तो यहाँ नहीं है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये है अभी हमने ये विदाउट एक्सक्यूज मी, अगर हम इसको ये सिंपल गाज में करें, इसमें कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो ये जो टर्म्स हैं आर्च और गाज, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। गाज टर्म इज सिग्निफिकेंट ऑन द मार्जिन 5%, 5.2% के ऊपर। लेकिन जैसे ही हमने इसमें गाज टर्म इंक्लूड की, गाज टर्म इंक्लूड करने के बाद ये दोनों आर्च और गाज दोनों सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि पोर्टफोलियो थ्योरी की टेस्टिंग से हमें जो वोलेटिलिटी चेक है वो ज्यादा क्लियरली सिग्निफिकेंट होके सामने आ जाता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे वेरिएंस इक्वेशन के दोनों पैरामीटर सिग्निफिकेंट हो जाते हैं व्हेन यू इंक्लूड दी गाज टर्म हियर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मेन इक्वेशन के अंदर जो रिस्क कैप्चर होके आया है, उसकी वजह से जो बाकी वोलेटिलिटी इंडिकेटर हैं और जो इनोवेशन इंडिकेटर हैं, यानी गार्च और आर्च, गार्च जो है वो आपकी कंडीशनल वोलेटिलिटी इन द पास्ट पीरियड, इन द 1 पीरियड लैग, वो शो कर रहा है। और जो आर्च टर्म है वो आपका इंफॉर्मेशन, यानी पास्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इनोवेशन और एनी डिस्टर्बेंस, जैसे मैंने शॉक्स के बारे में आपको बताया, जैसे कोई और डिस्टर्बेंस है फ्रॉम द एक्सटर्नल साइड, उसको बड़ा क्लियरली वो सिग्निफाई करके दिखा देता है। तो ये है, ये दिस इज नोन एज गार्च इन मीन। तो गार्च इन मीन का पर्पस है रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप को सही तौर पे मेजर करके आपको बता देता है। और दूसरा ये बताता है कि वेदर दी एसेट वेयर इन यू आर इन्वेस्टिंग, यहाँ पे हमारा एसेट क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, वो आपको बेस्ट कवरेज अगेंस्ट रिस्क प्रोवाइड करता है या नहीं। अगर सिग्निफिकेंट है तो प्रोवाइड करता है, अगर सिग्निफिकेंट नहीं है तो इट डज नॉट प्रोवाइड रिस्क कवरेज। इसी तरह जो हमारे पास एक और मॉडल, हम गार्च इन मीन हमने किया। अब टी गार्च में हमने ये एस्टिमेट किया, एस्टिमेट, और यहाँ पे हम AR1, MA1 और इसको टी गार्च यहाँ पे यही सिंपल गार्च स्लैश TARCH लिखा होता है, कोई अलग से आपको नहीं मिलेगा टी गार्च स्लैश। लेकिन फर्क ये है कि टी गार्च में आप यहाँ पे 1 जो है इंक्लूड करेंगे, थ्रेशोल्ड ऑर्डर बताएंगे। थ्रेशोल्ड ऑर्डर का मतलब है कि आप जो गुड न्यूज और बैड न्यूज का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, कितने पीरियड लैग तक करना चाह रहे हैं। तो हम 1 पीरियड लैग तक करना चाह रहे हैं, इसलिए थ्रेशोल्ड की वैल्यू हम 1 दे रहे हैं। तो इसको यहाँ पे नन करना जरूरी है, बिकॉज वी आर नॉट एस्टिमेटिंग गार्च इन मीन एनी मोर। ओके, तो ये रिजल्ट्स हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि गुड न्यूज बैड न्यूज हैव आइडेंटिकल इम्पैक्ट और दे हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट? ये जो टर्म होती है नीचे वेरियंस इक्वेशन के नीचे, ये जो रेजिजुअल टर्म विद लैग स्क्वायर और ये रेजिजुअल -1, ये जो टर्म लिखी हुई है, ये हमें बताएगी, ये हमारा वो वहां पे ये हमारा जो है ये लैम्डा है, सॉरी गैमा। तो ये गैमा है जो हमें बताएगा गैमा की वैल्यू, अगर ये सिग्निफिकेंट है। ये तो आर्च गार्ज टर्म है। नीचे नीचे जो ये थ्रेशोल्ड गार्ज के अंदर, ये थ्रेशोल्ड गार्ज के अंदर ये जो हमारे साथ ये जो टर्म है, ये जो गैमा 1 जो लिखा हुआ है, तो इसको कैसे तलाश करते हैं? ये आर्च टर्म है तो ई व्यूज लिखेगा आर्च टर्म, या लिखेगा म्यू, या एरर टर्म वटएवर विद लैग। और ये एच टी के साथ गार्च का वर्ड लिखा होता है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखें यहाँ पे इसने लिखा हुआ है, ये रेजिजुअल लिखा हुआ है तो ये आर्च टर्म होती है, और ये रेजिजुअल लिखा हुआ है ये आर्च टर्म है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें, ये लिखा हुआ है गार्च। ये अब यहाँ पे
इसमें और इसमें। लेकिन यहाँ पे अगर आप ये नीचे वाली इक्वेशन का आप देखें, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करके आपको बता रहा है गाज के साथ, तो इसको इसकी वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे। पहले तो इसको देखना है कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। ये सिग्निफिकेंट है, हाईली सिग्निफिकेंट। इसका क्लियर मतलब ये है कि पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के अंदर गुड न्यूज का इफेक्ट और बैड न्यूज का इफेक्ट एक जैसा बिल्कुल नहीं है। देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द इफेक्ट ऑफ good news and bad news. So good news, bad news effect are not symmetric. There is a symmetrical concept of effectiveness of good news and the bad news. तो ये इसका, लेकिन क्या गुड न्यूज डोमिनेट करती है या बैड न्यूज, उसके लिए हम, ये तो यहाँ पता चल गया कि फर्क है। लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि गुड न्यूज डोमिनेट करती है या बैड न्यूज, उसके लिए हम करते हैं ई गार्च। याद रखें, ई गार्च क्लियरली आपको बताता है वेदर गुड न्यूज डोमिनेट्स और द बैड न्यूज। लेकिन टी गार्च आपको सिग्निफिकेंट आ गया है तो ये बता देगा दोनों में फर्क है, एक जैसा इफेक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए ई गार्च के लिए यहाँ पे यहाँ पे ड्रॉप डाउन द एरो और ये ई गार्च लिखा हुआ है, इसको एस्टिमेट किया और बाकी मॉडल उसी तरह जब हम देखते हैं। अब इसमें वो ई गार्च की वो कौन सी टर्म है जिसको हमने देखना है। ये यहाँ पे जो मैं पहले आपको इक्वेशन दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आपको यहाँ से समझ। ये ई गार्च में ये जो टर्म है ये एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट वाली नहीं, उसके साथ ई व्यूज बाकायदा ABS लिख देता है, एब्सोल्यूट वाला नहीं, बल्कि ये जो लैम्डा है इसके अंदर ये जो टर्म है इसका जो कोफिशिएंट है ये देखते हैं, यानी गार्च का स्क्वायर रूट है और ऊपर म्यू डिवाइडेड बाय गार्च स्क्वायर रूट। यही चीज यहाँ पे ये एस्टिमेटेड मौजूद है। ये इधर से हम पढ़ते हैं, ये जो है इसको पढ़ने का तरीका क्या है। ये पहला C जो इंटरसेप्ट है इसको C1 कहते हैं, दूसरा C2, तीसरा C3 और ये C4 है। तो इसमें वेरियंस क्वेश्चन में C4, C5 इसमें देखते हैं वो कौन सी टर्म है। ये आपकी वो टर्म है ये जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, ये यहाँ से ये C6 इसमें C6 का जो कोफिशिएंट है उसको देखेंगे। अगर ये सिग्निफिकेंट है, यस इट इज सिग्निफिकेंट। यहाँ आप अपने नोट्स में लिख लें कि अगर ई गार्च टर्म का जो लैम्डा है इफ इट इज सिग्निफिकेंट, तो यहाँ से एक तो बात ये क्लियर होगी कि गुड न्यूज एंड बैड न्यूज effects are significantly different from each other. Number two, good news and bad news effects are significantly different from each other. एक तो ये, दूसरा अब हमने ये डिसाइड करना है ई गार्च की बेस पे कि क्या बैड न्यूज डोमिनेट करती है इन टर्म्स ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस या गुड न्यूज डोमिनेट करती है इन टर्म्स ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस। वो कैसे पता चलेगा? अगर तो ये कोफिशिएंट नेगेटिव है, अगर तो ये कोफिशिएंट नेगेटिव है तो फिर तो बैड न्यूज डोमिनेट कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के केस में एक तो हमारी फाइंडिंग ये है कि गुड न्यूज बैड न्यूज का इफेक्ट एक दूसरे से सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। नंबर टू, पाकिस्तान के केस में बैड न्यूज डोमिनेट्स द गुड न्यूज। तो दैट्स ऑल। इंशाल्लाह फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो कोई इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन शेयर।